मोहब्बतें के बाद मुश्किल था बिकॉज वो रेप्लिकेट करना, वो उस फिल्म की जो एनर्जी थी वो रेप्लिकेट करना मुश्किल था। और वो जो कैरेक्टर था ना, वो मेरे साथ रह गया। वो कैरेक्टर आई थिंक लोग काफ़ी साल तक लोग मुझे और किसी कैरेक्टर में देखना ही नहीं Imagine ही चाहते नहीं थे, कर पाए, देखना ही नहीं correct. चाह रहे थे। दे डिडंट वांट दैट आई शुड चेंज into something else. They only wanted to see me in that salwar or that sari and that flowing around. People didn't want to see me in anything else. You know, I was offered very less of those. It was always dukhyari, sweet, या तो sad. In fact, सुनील शेट्टी जी ने एक बार मेरे से कहा, मैं जब भी आपको स्क्रीन पे देखता आप रो ही रहे हो। जब मैंने मोहब्बतें की तो आई थिंक जिस लेवल का प्रेपरेशन उस फिल्म में हुआ वो मैंने आज तक देखा नहीं है हिंदी फिल्मों में। बिकॉज एक साल पहले से आई थिंक तैयार था कि इस दिन पर इस टाइम पर ये शॉट होगा। दैट मच प्रेपरेशन एंड दैट मच प्लानिंग वाज डन। और हमें जब हम सेट पर आए थे तो हमें एक एक डायलॉग अपना और दूसरे एक्टर का एक एक डायलॉग बिल्कुल एग्जैक्टली पता था। यस, मैंने देखा काफ़ी हिंदी फिल्मों में उस टाइम पे ये ऐसा दौर आया था जहाँ स्क्रिप्ट सेट पर मिल रहा था या डायलॉग सेट पर मिल रहे थे, या जो कहानी आपको बताई गई थी उससे कम्प्लीटली डिफरेंट हो रही है, कहानी कुछ और हो रहा है। एक्टर्स लेट आ रहे हैं सेट पर, टाइम पर कुछ नहीं हो रहा है, एक कॉस्ट्यूम से वो कॉस्ट्यूम, कंटिन्यूटी ठीक नहीं है। ऐसे भी सेट्स पर मैंने काम किया है जब ऐसे भी हुआ है। जब वो सेट पे पहुंची, जो ड्रेस उनके लिए डिजाइन हुई थी कि आप इस गाने में ये ड्रेस पहनेंगे, एक बड़ी एक्ट्रेस आई बोली नहीं नहीं यार ये तो अच्छी लग रही है, ये मैं लूंगी। फिर उस एक्ट्रेस के लिए वहाँ पे ऑन द स्पॉट एक दूसरी ड्रेस तैयार हुई है। बट यस, इट हैज हैपेंड विद मी। एक फिल्म का सेट था एंड मैंने एक रेड जैकेट पहना हुआ था, जो दूसरी लीड हीरोइन थी फिल्म में, वो आई, उन्होंने बोला लेकिन रेड तो मेरा कलर है, तो रेड तो मैं ही पहनूंगी। सो उस टाइम रेड जैकेट मुझे उतारना तो नहीं पड़ा, लेकिन ये बात हुई पूरे सेट पर। और फिर उसके बाद रेड कलर मुझे कभी दिया नहीं गया बिकॉज उस फिल्म के दौरान बिकॉज द रेड हैड टू बी वोर्न बाय। बहुत ही चार्मिंग हैं और मुझे मोर देन फर्स्ट मीटिंग मुझे याद है जब हम सेट्स शूट के बाद स्विट्ज़रलैंड में होटल में गेम्स खेलते थे। उस टाइम मुझे उनकी पर्सनालिटी इतनी थोड़ी ज़्यादा समझ में आई बिकॉज काफ़ी पैशनेट है, वो बहुत पैशनेट है, जो भी चीज़ करते हैं बहुत ही कम्पिटिटिव भी है, तो वो हार नहीं मान सकते, और आदि भी ऐसे ही हैं। सो दे बोथ लव टू विन and I think that's a great quality to have, and that's something that may have propelled him in his career. As in, I don't know him very well, क्योंकि इतने in touch नहीं है, और उस टाइम एक respect का वो भी था। And yes, Mr. Akshay Kumar, he is a very handsome, और जो एक चीज़ आपके साथ जो आपको याद रहती है उनके बारे में है उनका डेडिकेशन। इवन मस्कट में 4 बजे उठ के वो वॉक ले रहे होते थे, आप होटल रूम के बाहर वो दिखते थे, वॉक ले रहे होते थे 4 बजे उठ के। मुझे सबसे पहले ना यही बताइए, जो मैंने बोला कि पैन इंडिया है ना, भाषा के हिसाब से जब आप सेट पे जाते हो एज एन एक्टर क्या बदल जाता है, और आपको लगता है कि भाषा के हिसाब से ऑडियंस भी बदल जाती है? 100% डेफिनेटली। जो सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैंने काम किया, हमेशा मुझे लगा है कि ऑडियंस के हिसाब से जिस तरह की फिल्म है या जिस तरह के रोल्स हैं या जिस तरह के डायरेक्टर्स चाहते हैं परफॉर्मेंस, वो ऑलवेज थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन आई थिंक टुडे द टाइम हैज़ चेंज्ड। टुडे आई थिंक चाहे जहाँ पे हो ऑडियंस, एक्टिंग इज़ एक्टिंग। जो रोल है, जो सीन है, वो आपने ट्रू टू लाइफ करना है। ऑफ कोर्स कैरेक्टर के हिसाब से आप उसे बदलेंगे, पर अदरवाइज आई थिंक एक्टिंग शुड कम फ्रॉम दैट प्लेस विद इन, एंड आप किसी जगह के लिए वो एक्टिंग चेंज नहीं कर सकते। और मैं अगर पूछूं प्रोसेस, जैसे अगर मैं बोलूं हिंदी सिनेमा की जो फिल्में रही हैं, या जब साउथ जाते हो, कैसा होता है कि जैसे मैं बहुत सारी चीजें होती है ना फिल्म में, स्क्रिप्टिंग होता है, म्यूजिक होता है, लाइट्स होते हैं, डिजाइनिंग होती है, वो प्रोसेस आपको यहाँ पे आते हुए होता है कि पहली पूरी स्क्रिप्ट दे दी, या होता है कि नहीं सिर्फ आपका पोर्शन बताया गया है, या डायलॉग्स जब वहां पे डब करने पड़ते हैं, मतलब इफ यू टॉकिंग अबाउट हिंदी फिल्म्स, यस, जब मैंने मोहब्बतें की तो आई थिंक जिस लेवल का प्रेपरेशन उस फिल्म में हुआ वो मैंने आज तक देखा नहीं है हिंदी फिल्मों में। बिकॉज एक साल पहले से आई थिंक तैयार था कि इस दिन पर इस टाइम पर ये शॉट होगा। दैट मच प्रेपरेशन एंड दैट मच प्लानिंग वाज डन। और हमें जब हम सेट पर आए थे तो हमें एक एक डायलॉग अपना और दूसरे एक्टर का एक एक डायलॉग
बिल्कुल एग्जैक्टली पता था। आप अगर कहेंगे मुझे आज भी खड़े होकर वो डांस करो, आई कैन डू दैट डांस बिकॉज आई वाज सो वेल ट्रेन्ड एंड वेल रिहर्स्ड। इतनी रिहर्सल हुई थी उस टाइम। सो यस उसके बाद यस मैंने देखा काफ़ी हिंदी फिल्मों में उस टाइम पे ये ऐसा दौर आया था जहाँ स्क्रिप्ट सेट पर मिल रहा था या डायलॉग सेट पर मिल रहे थे, या जो कहानी आपको बताई गई थी उससे कम्प्लीटली डिफरेंट हो रही है, कहानी कुछ और हो रहा है, एक्टर्स लेट आ रहे हैं सेट पर, टाइम पर कुछ नहीं हो रहा है, एक कॉस्ट्यूम से वो कॉस्ट्यूम, कंटिन्यूटी ठीक नहीं है। ऐसे भी सेट्स पर मैंने काम किया है जब ऐसे भी हुआ है। सो एट दैट टाइम ज़्यादातर ऐसे था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे फिल्म सेट पे, जैसे कि मैंने रिसेंटली फिल्म तो नहीं है लेकिन जो OTT शो कफस किया मैंने, या उदयपुर फाइल्स, वहाँ पे एवरीथिंग वाज वेरी प्लान्ड एंड सभी जानते थे कि सेट पर क्या होगा, और डायलॉग्स और सीन्स मुझे मच इन एडवांस दिए गए थे। सो यस आई फील नाउ वो जो दौर था डिसऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी हद तक चला गया हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, और आई थिंक एक्टर्स भी थोड़े मोर डिमांडिंग हो गए हैं कि उन्हें एक पूरा प्रोजेक्ट एज अ होल देखना है, ना सिर्फ ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट तो है ही, लेकिन डायलॉग्स भी आई डोंट थिंक मैनी पीपल विल टॉलरेट इफ इट्स चेंज्ड ऑन द सेट। मुझे ना आप बात बता रहे थे, मेरे को एक चीज क्लिक करी। मेरी एक एक्ट्रेस से बात हो रही थी, ऑफ स्क्रीन उन्होंने एक चीज बोली कि अविनाश अब ना लोग इनसिक्योर भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक अभी बड़ी फिल्म आई थी उनकी, उन्होंने एक किस्सा बताया कि उनके साथ मल्टीपल एक्ट्रेसेस थी। राइट। जब वो सेट पे पहुंची, जो ड्रेस उनके लिए डिजाइन हुई थी कि आप इस गाने में ये ड्रेस पहनेंगे, एक बड़ी एक्ट्रेस आई बोली नहीं नहीं यार ये तो अच्छी लग रही है, ये मैं लूंगी। फिर उस एक्ट्रेस के लिए वहां पे ऑन द स्पॉट एक दूसरी ड्रेस तैयार हुई है। ये सब चीजें कभी आपने फेस किया? यस इट हैज हैपेंड विद मी। आई डिडंट थिंक कि अब तक ये होता होगा, बट यस इट हैज हैपेंड विद मी। एक फिल्म का सेट था एंड मैंने एक रेड जैकेट पहना हुआ था, जो दूसरी लीड हीरोइन थी फिल्म में, वो आई उन्होंने बोला लेकिन रेड तो मेरा कलर है, तो रेड तो मैं ही पहनूंगी। सो उस टाइम रेड जैकेट मुझे उतारना तो नहीं पड़ा, लेकिन ये बात हुई पूरे सेट पर, और फिर उसके बाद रेड कलर मुझे कभी दिया नहीं गया बिकॉज उस फिल्म के दौरान। उस फिल्म के दौरान बिकॉज द रेड हैड टू बी वोर्न बाय। वो एक्ट्रेस से दोस्ती है या नहीं है, बातचीत होती है नहीं होती? देखिए बहुत साल हो गए हाँ। एंड मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखती हूँ, एंड आई थिंक पीपल ऑल्सो चेंज विद टाइम, एंड उस टाइम पे जो होता है ना होता है, आई थिंक पीपल चेंज विद टाइम। तो मैं किसी के अगेंस्ट वो होल्ड नहीं करती, और अभी भी मैं अपने पुराने को-स्टार से मिलती हूँ तो आई मीट देम विद एंड यू नो with all a lot of love and respect. I don't hold all this in my heart. मोहब्बतें की टीम से बात होती है? कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है या कुछ नहीं, ऐसा है? उस टाइम पे व्हाट्सएप कहाँ था? No, not at all. We used to not have WhatsApp groups. That time was different. Unfortunately, हम काफी out of touch हो गए हैं most of us. और इतनी बात हो नहीं पाती। Occasionally किम से तो होती है बात because we are very good friends. But वो भी I mean very rare now because we are all so busy in our lives. अभी सब अलग-अलग अपनी चीज़ों में busy हो गए हैं। So लेकिन जब हम मिलते हैं तो डेफिनेटली एक लव और एक रिस्पेक्ट है, जिससे भी मिले, चाहे वो शमिता हो, किम हो, जिमी हो, जुगल हो, you know, जब भी मिले, बिकॉज उदय ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक ही कम्स आउट अ लॉट। मैंने उदय से तो मैं सालों हो गए मिले हुए, लेकिन अगर कभी मिले तो आई थिंक इट वुड ऑलवेज बी अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। और आप लोग वो डिस्कस करते हो? जैसे मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि जब भी आपकी पूरी टीम से कोई भी मिलता होगा ना, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है मोहब्बतें 2। आप लोग आपस में डिस्कस करते हो यार चलो कुछ प्लान करते हैं, कुछ हो रहा है क्या? नॉट एट ऑल, एंड आई डोंट थिंक ये प्लानिंग में भी है एट ऑल। I don't think Adi wants to make Mohabbatein 2 also. See, I think you should move on with the times. And उस टाइम पे वो बहुत बड़ी हिट हुई थी क्योंकि वो रेजोनेट किया था उस टाइम के यूथ के साथ। आई एम नॉट श्योर मोहब्बतें बन तो नहीं रही है, सो वी कैन सी। ओके, और मैं उसी चीज को हल्का सा और आगे बात करना चाहूंगा। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, 2 आइकॉन एक साथ एक बड़ी फिल्म में, उनके साथ आपको पहली मुलाकात याद है? कैसे मिले थे? Yes, I think you can never forget आप जब शाहरुख खान जी से मिलते हैं, because he is very charming, बहुत ही चार्मिंग हैं। और मुझे मोर देन फर्स्ट मीटिंग मुझे याद है जब हम सेट्स शूट के बाद स्विट्ज़रलैंड में होटल में गेम्स खेलते थे, उस टाइम मुझे उनकी पर्सनालिटी इतनी थोड़ी ज़्यादा समझ में आई, बिकॉज
काफ़ी पैशनेट है, वो बहुत पैशनेट है, जो भी चीज़ करते हैं बहुत ही कम्पिटिटिव भी है, तो वो हार नहीं मान सकते, और आदि भी ऐसे ही हैं, सो दे बोथ लव टू विन. And I think that's a great quality to have, and that's something that may have propelled him in his career. As in, I don't know him very well, क्योंकि इतने in touch नहीं है, और उस टाइम एक रिस्पेक्ट का वो भी था, तो एक दूसरे, I mean, it's not like we spoke so much, but he's always been very helpful. और मुझे याद है कि बहुत उनके साथ बात करने में बहुत आसानी होती थी, और हमेशा जब वो एडवाइस भी देते हैं या देते थे, तो ऐसे नहीं लगता था कि वो प्रीच कर रहे हैं आपको. बहुत ही और मैं ये भी देखती थी कि सेट्स पर वो नीचे बैठे हुए थे और स्पॉट बॉय से बात कर रहे थे, इनसे बात कर रहे थे. ही वाज वेरी कैजुअल विद एवरीबडी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मेकिंग एवरीबडी फील स्पेशल. और ये एक क्वालिटी है उनमें, एक चार्मिंग क्वालिटी. मोहब्बतें के बाद क्या बदला? चीजें बेहतर हुई हैं? लगता है कि उस फिल्म, जैसे मेरे को, मैं सवाल थोड़ा सेलिब्रेट करता हूँ, अनुराग कश्यप से जब भी बात होती है, वो गैंग्स ऑफ वसेपुर को ना एक कर्ज बताते हैं अपने लिए. बोलते हैं वो अविनाश फिल्म मेरे लिए इतनी बड़ी हो गई कि मैं कुछ भी करता हूँ, लोगों का एक लेवल वही है कि ये चाहिए. दैट्स ट्रू एक्चुअली. आप अगर ऐसी बात करें तो यस, मोहब्बतें के बाद मुश्किल था, बिकॉज वो रेप्लिकेट करना, वो उस फिल्म की जो एनर्जी थी वो रेप्लिकेट करना मुश्किल था. बिकॉज आवारा पागल दीवाना तो आई, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी और लोगों को बहुत अच्छा लगा. फिर वाह तेरा क्या कहना भी लोगों को काफ़ी अच्छी लगी और गाने बहुत सराहे गए. There were other films also, but Aan, yes, but nothing reached that level. Anarth, वाह तेरा, चेहरा, चाहत, विक्टोरिया 203, जाने होगा क्या. सो ये सारी फिल्में आई, लोगों ने देखी, ऐसा नहीं है कि लोगों ने, बट आई थिंक दैट लेवल, और वो जो कैरेक्टर था ना, वो मेरे साथ रह गया. वो कैरेक्टर आई थिंक लोग काफ़ी साल तक लोग मुझे और किसी कैरेक्टर में देखना ही नहीं चाहते थे, देखना ही नहीं चाह रहे थे. They didn't want that I should change into something else. They only wanted to see me in that salwar or that sari and that flowing around. People didn't want to see me in anything else. And I think the film industry also had that perception of me. उनका भी यही एक perception था, और इसी वजह से मुझे लगता है मुझे किसी और टाइप के रोल्स ऑफर ही नहीं हुए. मेरा ये मतलब नहीं है कि बोल्ड एंड सेंशुअस रोल्स, मेरा ये मतलब है कि और किसी टाइप की लाइक थ्रिलर्स और ड्रामास और कॉमेडी, you know, I was offered very less of those. It was always दुखियारी, sweet, या तो sad. In fact, सुनील शेट्टी जी ने एक बार मेरे से कहा, मैं जब भी आपको स्क्रीन पे देखता आप रो ही रहे हो. आप रोते क्यों रहते हो? So I think that image kind of played a little bit against me. और उस दौरान कोई ऐसी फिल्म मिली जिसको रिजेक्ट किया हो किसी भी रीजन से, बस लगता है यार शायद कर लेती तो बेहतर. बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हुई जो मैं रिजेक्ट में ना नहीं कह सकती, बट नहीं कर पाई किसी भी वजह से. So yes, many films like that. At that time I was offered, and so many films, अभी मुझे याद भी नहीं है, because मोहब्बतें के बाद इतनी सारी फिल्में आई, मैंने काफ़ी को रिजेक्ट भी कर दिया, क्योंकि मतलब मैं इतनी सारी कर नहीं पाऊंगी मैं, और ऐसा भी एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा. तो आई डिडंट नो कि इतनी सारी फिल्में जो बोलती है कि मैं ये टाइम पे करेंगे डेट्स, वो करते ही नहीं है. तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन जो मैं बात कर रही थी उस टाइम पे बहुत था. तो इतनी सारी फिल्म जो मैंने साइन की, उन्होंने शूटिंग ही नहीं की, या शूट बंद ही हो गई, या यही हो गई. ऑब्वियसली ज़्यादा मैं फिल्मों से हूँ नहीं, ना मेरा ड्रीम और एम्बिशन था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूँ. ये तो बाय चांस हो गया. तो मेरा कोई प्रॉपर मैनेजर नहीं था या एजेंसी नहीं थी. अभी तो बहुत कुछ प्रोफेशनल हो गया है. सो एंड आई थिंक कुछ राइट एडवाइस भी नहीं था इतना. सो आई डिडंट, यू नो, देयर वाज अ लॉट ऑफ फिल्म्स दैट आई सेड नो टू, व्हिच काइंड ऑफ बिकेम बिग हिट्स. मैं अगर पूछूं कि आज की जो प्रीति जो मेरे सामने बैठी हैं, अगर वो मोहब्बतें की प्रीति को कुछ सजेशंस देती, क्या देती? I think to be a little more out there. मैं बहुत ही सेमी सॉफ्ट थी और काफ़ी शाय भी थी, तो बहुत सारे पार्टीज में जाती नहीं थी. और जब जहाँ बुलाया जाता था मैं बहुत बार गई भी नहीं हूँ. सो आई थिंक दैट वाज नॉट राइट, क्योंकि लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा, या लगा कि मैं बहुत स्टैंड ऑफिश हूँ. तो थोड़ा अपनी पर्सनालिटी को बाहर लेकर आना ज़रूरी है. थोड़ा और ज़्यादा एम्बिशियस होना भी अच्छा है और ज़रूरी है. नेटवर्किंग ज़रूरी है, अच्छा है. लोगों से रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखना, रादर देन सहमे से रहना. लेकिन वो आप
ऑलवेज हाइंडसाइट में ही बता सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत यंग और इनोसेंट होते हो, तो आप इन सारी चीज़ों पे इतना कैलकुलेटेड मूव्स नहीं करते हो। नहीं करते हो। मैं अगर आपकी फिल्मोग्राफी की बात करूं तो आपकी जो बहुत सारी फिल्में मोहब्बतें के बाद आई, उसमें एक कॉमन एक्टर रहे थे, वो है अक्षय कुमार, यस है ना? हाउ इज दैट गाय? मैं उनके प्रैंक्स का फैन हूँ। किसी की भी घड़ी नहीं छोड़ी सेट पे। आवारा पागल बताइए दीवाना जरा। के सेट पे जो भी हाथ मिलाते थे उनकी घड़ी निकल जाती थी। लेकिन अक्षय कुमार से ज्यादा मैंने सुनील शेट्टी जी के साथ भी काफी फिल्में की हैं, हाँ। 5 फिल्में की हैं। सो अगेन ही इज ऑल्सो वेरी ह्यूमरस, क्वाइट ह्यूमर है उनका। तो आपको पता नहीं चलता कि जब उन्होंने जोक क्रैक कर लिया। एंड यस, मिस्टर अक्षय कुमार, ही इज वेरी वेरी हैंडसम। और जो एक चीज आपके साथ जो आपको याद रहती है उनके बारे में, है उनका डेडिकेशन। इवन मस्कट में 4 बजे उठ के वो वॉक ले रहे होते थे। आप होटल रूम के बाहर वो दिखते थे, वॉक ले रहे होते थे 4 बजे उठ के। इवन अगर हमारी थोड़ी लेट शूट हुई होती थी। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग डिसिप्लिन। एंड हाउ डू यू सी द शिफ्ट एज एन एक्टर? मैं अगर बोलूं अर्ली 20s 2000 के टाइम पे और अब पोस्ट कोविड, आपको लगता है एक्ट्रेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं? 100%. Just I would say after मोहब्बतें and that period, जैसे कि मैंने कहा, लोग अपनी एक ही विजन से देखते थे। अगर सारी कॉमेडी फिल्में चली हैं तो कॉमेडी सब कॉमेडी करेंगे, एक्शन चली है तो सब एक्शन ही करेंगे। लोग बहुत ट्रेंड्स फॉलो करते थे, या एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, या अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे। इवन एक्टर्स को वही रोल्स मिलते थे। मैंने देखा हुआ है ये उस टाइम पे। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल रही हैं। लोग अगेंस्ट द ग्रेन कास्टिंग करना चाह रहे हैं, और ऐसे लोगों को देखना चाह रहे हैं रोल्स में, और ऐसे कपल्स को ऐसे देखना चाह रहे हैं जो बार बार नहीं रिपीट हुए हैं। इवन नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं who are very passionate and who want to make different kinds of subjects. And like you see, Aryan has made this Bads of Bollywood. Some people hated it, some people loved it, but I see आपको that. कैसा लगा? नहीं, but I felt that there was something quite crazy and about the film, and I can see that उनकी personality उस film में है कुछ like young and wild, and the sense of humor that's very quirky and able to laugh at yourself. So there are shades in that. There's a lot of improvement I felt required in the project, but as sense I felt that there were shades of brilliance in that. So I think it's nice कि young filmmakers आ रहे हैं और डरे हुए नहीं हैं अपनी personality को निकालने. They are very happy to have their personality come out there. And good or bad. कास्टिंग डायरेक्टर्स को कैसे देखते हो? जैसे वही पहले के टाइम पे सीधे डायरेक्टर्स बात कर लेते थे या प्रोड्यूसर्स कर लेते थे, बट अब जब आप काम कर रहे हो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाया कास्टिंग डायरेक्टर्स ही आते होंगे। Yes. बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जानते हैं, काम Yes. देखा है कि पता है यार शी इज द वन। बहुत बार होते होंगे, अरे मैडम ऑडिशन चाहिए, अरे मैडम ये चाहिए, वो चाहिए। हाउ डू यू सी दिस? I don't mind auditioning, and I think a lot of people are doing auditions today. आजकल काफी mostly web shows and even films में people are auditioning. अगर आप देखेंगे even for Lal Singh Chaddha, Aamir Khan audition, big actresses, because I don't think there's anything wrong. I think it's good to be able to audition and to see, and I think अच्छा है कि ये जो ब्लॉक आ गया था एक्टर्स के मन में कि मैं नहीं ऑडिशन करूँगा, वो चला गया है। वो ब्लॉक नहीं है इंडियन सिनेमा में, क्योंकि अब्रॉड तो कभी ये ब्लॉक था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़रूर एक ब्लॉक था कि मैं ऑडिशन नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट हैज स्टार्टेड। नाइस। एक्टिंग के अलावा एक और सेक्टर या फील्ड जहां आप धमाका कर रही हैं वो है प्रो पंजा। बताइए जरा आसान शब्दों में हमारी ऑडियंस को कि क्या है वो, कैसे आप जुड़े हैं, कैसे परवीन उससे जुड़े हैं, पूरा थोड़ा थोड़ा समझाइए प्लीज हमें। देखिए, जब हमने परवीन और मैं 20-25 ईयर्स से फिल्म्स कर रहे हैं, तो हमारा नेचुरल प्रोग्रेशन यही था कि हम एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाएं। हमें फिल्में बनानी थी, स्टोरीज बतानी थी, एंड परवीन ऑलवेज वांटेड टू डायरेक्ट एज वेल। सो हमने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की, स्वेन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी बनाई और ये फिल्म प्रोड्यूस की। उसके बाद प्राइमरली हमें लगा कि हम सिर्फ फिल्में नहीं बनाना चाहते हैं, हम ओवरऑल एक एंटरटेनमेंट कंपनी बनाना चाहते हैं। तो हमारी काफ़ी डिजिटल वेबसाइट्स भी आई, द MMA इंडिया शो, द स्पोर्ट्स इंडिया शो, ये एक डिजिटल सेक्शन भी है हमारी कंपनी की। देन वी डिसाइडेड टू गेट इनटू स्पोर्ट्स, और जब हम स्पोर्ट्स प्रमोशन में आना चाहते थे तो जो कि हमारी MMA की वेबसाइट थी, तो नेचुरल यही होता था कि हम MMA का लीग करते। लेकिन हमें लगा कि पंजा एक ऐसा स्पोर्ट है जो अनएक्सप्लोर्ड है। ये एक भारत का खेल है, बच्चा ये खेल चुका है भारत में ये खेल।
प्लस इसकी फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट बहुत कम है, कोई भी खेल सकता है, यू डोंट नीड एन एक्सपेंसिव रैकेट, बैट, एनीथिंग टू प्ले इट। प्लस इतने सारे एथलीट्स हैं जो सालों से पंजा खेल रहे हैं और लोग जानते ही नहीं हैं। पीपल डोंट नो। जब हमने पंजा का लीग स्टार्ट किया, प्रो पंजा लीग का जो शुरुआत ट्रायल की, तो लोग कहते थे कि ये प्रोफेशनली खेला जाता है, अच्छा कोई फेडरेशन है इसकी, अच्छा। तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि प्रोफेशनली खेला जाता है, ना सिर्फ इंडिया में बट द वर्ल्ड ओवर। आज जब हम नेशनल चैंपियनशिप्स करते हैं, हमारा 3rd नेशनल चैंपियनशिप जो केरला में हुआ, उसमें 2000 से ज़्यादा बच्चे आए पार्टिसिपेट करने के लिए। आज प्रो पंजा लीग इंडिया का नंबर 1 आर्म रेसलिंग प्रोडक्शन कहलाया जाता है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म रेसलिंग प्रोडक्शन इन इंडिया। आज जब हम टीम इंडिया को ले जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए, एशियन चैंपियनशिप्स के लिए, तो बहुत सारी खबरें आती हैं, न्यूज़ आती है, हमारे एथलीट्स मेडल्स जीतते हैं तो उन्हें अपने स्टेट से प्राइजेस मिलते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिलते हैं। तो इतना बदलाव हम ला पाए एक स्पोर्ट में, जो फ्रॉम द ग्राउंड अप हमने इनको एथलीट्स को ग्रो किया है। हमने दिखाया उनको कि अपनी सोशल मीडिया को कैसे ग्रो करो, अपनी पर्सनालिटी को कैसे लेके आओ सोनी स्पोर्ट्स पर। सोनी स्पोर्ट्स को भी हमें कन्विंस करना पड़ा कि देखेंगे लोग। पहले उन्होंने कहा कि चलिए आप करेंगे इसका लीग, लेकिन देखेगा कौन पंजा? वो तो 5 सेकंड में, चलो आपका सोशल मीडिया बहुत चल गया, लेकिन ब्रॉडकास्ट पर देखना और सोशल मीडिया के छोटे छोटे रील्स बहुत अलग है। तो ब्रॉडकास्ट पर कैसे देखें? हमने बोला नहीं, देखेंगे लोग, क्योंकि हम, हमारी एंटरटेनमेंट की एक्सपीरियंस ये है कि हम वी आर श्योर दैट वी विल बी एबल टू प्रेजेंट इट एज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है कि देख रहा कौन है। सो पहले सीजन में हमें 32 मिलियन यूनिक व्यूअर्स आए, एंड इन द सेकेंड सीजन ऑल्सो वी हैव क्रॉस्ड ह्यूज नंबर। आवर सोशल मीडिया इज 1.5 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। सो ये सारा यही प्रूव करता है कि पंजा एक ऐसा स्पोर्ट है जो वेट कर रहा था फॉर अ ब्रेक थ्रू, एंड टुडे इट हैज सीन दैट। आपने आखिरी बार पंजा किससे लड़ाया था? मैं नहीं लड़ाती, मैं लड़वाती हूँ। That's the spirit। और क्या कुछ नया आ रहा है इस स्पोर्ट्स को लेके, या कोई और स्पोर्ट है जो आप चाह रहे हो कि हम उसको भी उठाते हैं? नहीं, एज येट हम पंजे को ही, क्योंकि हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी ला रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एशियन चैंपियनशिप ऑफिशियल किया था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अभी हमारा यही नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस स्पोर्ट को नेशनल रिकग्निशन दिलवाएं, और इसे जो इंडिया 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करे, और उसमें डेफिनेटली आर्म रेसलिंग को इंक्लूड करे, क्योंकि पॉपुलैरिटी अगर देखेंगे इस स्पोर्ट की, तो इस स्पोर्ट को डेफिनेटली इंक्लूड होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए। एंड फिल्म्स में कुछ और क्या कुछ आ रहा है आपका? हाल ही में उदयपुर फाइल्स रिलीज हुई है, कफस मैंने सोनी लिव पर की, और सून आई बी डूइंग मेनी मोर OTT शोज, बिकॉज आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ OTT स्क्रिप्ट्स। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स, एक्चुअली मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करना बहुत काफ़ी मुश्किल है, ट्रैवल भी बहुत होता है। तो प्रोजेक्ट मैं तब ही करूँगी जब मुझे स्पेशली मेरे दिल को छू जाए, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आई फील इज़ वर्थ माई टाइम। I have to wear so many hats. I am a mother, a wife. I also head the federation, जो national federation है, People's Arm Wrestling Federation India, उसकी भी president हूँ। इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स करते हैं हम, प्लस हम प्रोफेशनल लीग भी चला रहे हैं, प्रो पंजा लीग। हम हर एक स्टेट में इवेंट्स करते हैं, तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू, आई विल ओनली फिट दैट काइंड ऑफ रोल इन इट, वेयर आई फील कि आई नो कि बहुत सारे फैंस हैं, ऑडियंस है, हमें मुझे रोज़ मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप कब आओगे वापस। सो आई थिंक मुझे उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं और करना जब चाहिए। ऐसा रोल आए जो मुझे लगता है उन्हें अच्छा लगे और डिसअपॉइंट नहीं करे, तो मैं तब भी करूँगी। कोई फैन मोमेंट बताइए ना, जो ऐसे होता है ना, कुछ चीज़ें छप जाती हैं, याद रहती हैं हमेशा। फैन मोमेंट, आई नो बहुत सारे होंगे, बट एनीवे देयर हैव बीन मेनी। मोहब्बती के बाद एक आए थे, एक फैमिली लेकर पहुंच गए थे। आपने एज सच मैं ऑलवेज बांद्रा में ही रही हूँ, तो मेरा एड्रेस सबको पता ही है, यहाँ पे रहती है। तो फैमिली लेके आ गया था बंदा की शादी कर लो मेरे से, मैं तो लेके आया हूँ अपनी पूरी फैमिली को। तो हमने बुला तो लिया अंदर, हमने बोला आप आ जाओ, अब चाय पी लो, लेकिन आप जाओ अभी, मतलब चाय पी के। बिकॉज वी डिडंट वांट टू बी रूड, क्योंकि तो उसने बोला ठीक है, अगर आप शादी नहीं करोगे तो आप मुझे भैया बना दो। मैं राखी भी लाया हूँ। कुछ तो रिश्ता मैं करके जाऊंगा। तो उन भैया से अब बात नहीं, किसी से बात नहीं, मैंने बोला नहीं या
रिश्ता मत करके जाओ आप. क्रेजी, या तो सैया बना लो या भैया बना लो. ओह वाओ. डन. So it थैंक was यू. funny. थैंक यू सो मच फॉर द Thank you. टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. हम चाहते हैं हम आपको देखें ऑन स्क्रीन. बाकी प्रो पंजा के लिए जो भी आपके प्लान्स हैं, आई विश वो जल्दी पूरे हों. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hey guys, I'm Preeti Jhangiani and you're watching me on Galata India.